दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लास्ट ईयर जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो भारत में रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल की मात्रा में खास बढ़ोतरी हुई। वेस्टर्न सैंक्शंस द्वारा रशियन ऑयल सप्लाईज को डिसरप्ट करने की खूब कोशिश की गई, लेकिन रशिया ने भारत को अपने क्रूड ऑयल की एक लार्ज और क्रेडिबल मार्केट के रूप में डिस्कवर किया और भारत को ये क्रूड ऑयल एक भारी डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर किया गया। इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना जरूरी समझा और एक ही साल के अंदर इंडिया रशियन ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स में हुआ ये इंक्रीज इसलिए भी बेहद सिग्निफिकेंट था क्योंकि रशिया हमेशा से हमारा ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर नहीं था, लेकिन अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच इंडिया के इन इंपोर्ट्स में 768% तक का इंक्रीज देखा गया। इन डेवलपमेंट्स ने वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइंस में खूब शोर मचाया। इंडिया के ऊपर इस वॉर में रशिया को एड करने का इल्जाम लगातार लगाया गया। इस शोर की गूंज इतनी थी कि इंडिया को इन नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी ही पड़ी। जैसे कि हाल ही में डॉक्टर जयशंकर से जब पूछा गया कि भारत अभी तक रशिया से ऑयल सप्लाई कंटिन्यू क्यों कर रहा है, तो उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यदि इस केस में इंडिया द्वारा एक गुड फॉरेन पॉलिसी नहीं अपनाई गई होती तो आज इंडियंस के लिए कुकिंग ऑयल, पेट्रोल या इवन नेक्स्ट आईफोन का दाम आसमान छू रहा होता। उन्होंने बताया कि इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम $2000 है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये लगभग 60,000 यूरोस के आसपास है। इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो प्रैक्टिकलिटी को छोड़कर वेस्टर्न मोरल्स की बातें करें। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल इंपोर्ट्स पर उसकी रिलायंस और एक फ्रेजाइल इकोनॉमिक बेस उसको ये लग्जरी नहीं देता कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सी ऑयल सप्लाई मोरल है और कौन सी नहीं। यहाँ इंडिया का कंसर्न केवल लेजिटिमेट ही नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों में 6% से अधिक जीडीपी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। किसी भी देश के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में उस देश के लोगों का इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज होना बेहद जरूरी है। खैर, इस सब के बाद इंटरनेशनल डिस्कोर्स में इंडिया की पोजीशन काफी सक्सेसफुली सेटल हो गई और इंडिया आज भी रशिया से आने वाले एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर काफी हद तक एक ऑप्टिमिज्म और स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट्स में चल रही उथल-पुथल के चलते इस ऑप्शन से डाइवर्सिफाई करना हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। अब से कुछ साल पहले इंडिया ने एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कंसेंसस के चलते अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया था। ये कंसेंसस P5+1 ग्रुप ऑफ कंट्रीज द्वारा ईरान के अगेंस्ट उसके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए बिल्ड किया गया था। यूएस के देन प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर प्रेशर बनाया कि वो ईरानियन ऑयल के टैप्स को बंद कर दे। ऐसे में कई स्कॉलर्स के मुताबिक इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान के साथ ही पुराना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आज के दौर में हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन प्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ईरान और रशिया के केस में इंडिया के इस डिफरेंट अप्रोच का क्या रैशनल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि रशिया के साथ इंडिया का एक्सपीरियंस देखते हुए हाल ही में ईरान ने इंडिया से उसके ऑयल ट्रेड को वापस रिज्यूम करने की इच्छा जाहिर की है। वो इंडिया से इस ऑयल के बदले रुपये में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में सवाल है कि क्या इंडिया को वेस्टर्न सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए ईरान के साथ भी अपने हिस्टोरिक ट्रेड को रिज्यूम कर लेना चाहिए। यदि ईरान और इंडिया के बीच ये सहमति बन जाती है तो इंडिया को इससे क्या फायदा होगा और खास तौर पर ये रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन में कैसे मददगार साबित हो सकता है। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।